दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान बायोलॉजी का ऑफिशियल एमपी बोर्ड द्वारा जो जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। प्रश्न क्रमांक दोस्तों आपके पहले से प्रश्न क्रमांक 20 में तक आपका अंतिम प्रश्न तक मैं आपको सॉल्यूशन बता दूंगा, अथवा शायद जो प्रश्न होते हैं उनका भी मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा। मॉडल पेपर है एक एक क्वेश्चन को दोस्तों हमें क्या है बेहतरीन तरीके से इनका सॉल्यूशन देखना और समझना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एडिटिव्स भी आ जाते हैं, इसलिए आपको तैयार करके रखना है, पूरा पैटर्न भी आपको पता चल जाता है। ओके, और मैं आपको जो सॉल्यूशन बताऊंगा इससे आपको पता चल जाएगा कि बोर्ड एग्जाम में आपको किस टाइप से लिखना है, ओके, कितने लाइनों में लिखना है, इसका भी आपको नॉलेज मिल जाएगा। चलिए हम देख लेते हैं ऑफिशियल जो एमपी बोर्ड का बायोलॉजी का मॉडल पेपर इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इससे पहले दोस्तों मैं आपको हिंदी का, फिजिक्स, केमिस्ट्री का आपको मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिया है, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों हमारे आ जाते हैं सही विकल्प चुनकर लिखना है। पहला है आवृत बीजियों पौधों में लैंगिक प्रजनन का स्थान है, तो इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाता है पुष्प। पुष्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। आवृत बीजियों में लैंगिक जो प्रजनन होता है पुष्प के स्थान पर होता है। और ऑन्कोजीन की सक्रियता से होने वाला रोग है, तो वो कौन सा रोग होता है? आपका कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट ये हमें परागकोश का चित्र दिया हुआ है। ओके, चित्र दिया हुआ है। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इनके नाम बताना, नामकरण करना है कि ए में कौन है, बी में कहाँ आएगा, सी कौन, इस टाइप से हमें देखना है। ओके, तो इसमें दिया हुआ है, तो यहाँ हम देख सकते हैं जैसे आपका जो आपका यहाँ जो बी है, बी आपको बाहरी हिस्सा दिखा रहा है, जो एपिडर्मी होता है परागकोश का वो बाहरी हिस्सा होता है। तो एक दो ऑप्शन भी आपको पता चल जाता है तो आपसे बन जाएगा। तो राइट आंसर होना चाहिए इसका डी नंबर का। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची की किस तरह उपयोग किया जाता है? तो रिएक्टेस एंडोन्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। ओके, चैप्टर बाय चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताया था। ओके, तो आप 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर बाय चैप्टर मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बताए हैं, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताए हैं, क्रम से वीडियो देखते जाइएगा, आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट है जनसंख्या घनत्व को किस रूप में दृष्टित किया जाता है? तो कैपिटल डी से जनसंख्या घनत्व को कैपिटल डी से निर्दिष्ट किया जाता है। नेक्स्ट है टनल सिंड्रोम से ग्रसित व्यक्ति में गुणसूत्रों की स्थिति होगी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर का 44+X। आगे देख लेते हैं, फिर इसी बार से आपका इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है आंसर, तो वही आपके रहने वाले हैं सब। अब दोस्तों हम देखेंगे फिर साउंड की पूर्ति कीजिए। इसमें दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है 200 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से 150 शुक्राणु बनेंगे, तो कितने शुक्राणु बनेंगे? 200 द्वितीयक कोशिकाओं से 400 द्वितीयक शुक्र कोशिकाओं से दोस्तों आपके 400 शुक्राणु बनेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डीएनए के अणु में एंडीनाइम और थाइमिन के बीच हाइड्रोजन बंधों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर होगा 2 होती है। ओके, 2 है। नेक्स्ट है पेनिसिलिन नामक डेड्रेस नामक कवक से प्राप्त होता है, तो आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा पेनिसिलियम नोटेटम। ओके, तो राइट आंसर है आपका पेनिसिलियम नोटेटम। आगे नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है ऐसे जीव जिनके अनुवांशिक संगठन को बदल दिया गया है उसे डेड्रेस कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अनुवांशिक रूपांतरित जीन कहते हैं, शॉर्ट में हम लिख सकते हैं GMO, यानी हिंदी में कहें तो अनुवांशिकता रूपांतरित जीव। ओके, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट प्रथम परजीवी गाय का नाम क्या था? रोजी था। जब मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर वाले देखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में ये वाले सब क्वेश्चन कवर किए हैं। ओके, प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए डेड्रेस पर आश्रित होता है, तो किस पर आश्रित होता है? सूर्य पर आश्रित होता है। तो प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा के लिए सूर्य पर आश्रित होता है। कंप्लीट हो जाता है। 77 देख लेते हैं। 77 में पहला है जिप्ट जन्म दर को नियंत्रित करने की विधि है, तो ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ये हमारा क्या है? असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निएंडरथल मानव की कपाल गुहा 400 सीसी आकार की होती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट है विश्व की कुल जैव विविधता में भारत की साझेदारी 8.1% है, तो ये भी दोस्तों हमारा क्या है? सत्य हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ऊतक संवर्धन द्वारा हजारों की संख्या में पादपों को उन्नत करने की विधि सूक्ष्म प्रवर्धन कहलाती है, तो चौथा दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? ये भी सत्य हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है जैव पीड़कनाशी पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं, ये हमारा असत्य हो जाएगा। अब क्यों असत्य हो जाएगा? क्योंकि जो आपके जैव पीड़कनाशी है ये पर्यावरण को क्या है? नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है कॉपर लुटियम का निर्माण वृषण में होता है, तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा क्योंकि अंडाशय में होता है। ओके, तो इस बार से हमारे हो जाते हैं 70। आगे देख लेते हैं हम सही जोड़ियां। सही जोड़ियां दोस्तों हमारा है आवृत बीजीय भ्रूणकोश, ये दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 7 कोषीय हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 कोषीय। पहले का मलेरिया होता है आपका प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट है दोस्तों आपका समजातता, समजातता हो जाएगा दोस्तों आपका अभिसारी विकास। नेक्स्ट है आपका पेंडुलम, ती हो जाएगा आपका ये डी नंबर का, चौथे नंबर का हो जाएगा। फिर आपका सहोपकारिता प्लस वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5वां।
कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आ जाते हैं, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर देना है। जिप्ट का पूरा नाम लिखिए। तो जिप्ट का पूरा नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। ओके, लिखना किस प्रकार से, तो इस प्रकार से जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। आपको लिखने में दिक्कत ना, इसलिए मैं लॉन्ग है तो मैंने पहले लिख दिया है। नेक्स्ट है हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का समीकरण लिखिए। तो हार्डी वेनबर्ग का सिद्धांत का समीकरण क्या होता है, ये होता है आपका पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल 1। तो ये होता है आपका दोस्तों हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत का समीकरण। तंबाकू में पाए जाने वाले हानिकारक रासायनिक यौगिक का नाम लिखिए। तो होता है आपका निकोटिन। राइट आंसर हो जाए दोस्तों आपका निकोटिन। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इंसुलिन की दोनों चेन किस बंध द्वारा जुड़ी रहती है। तो ये आपका डाइसल्फाइड बंध द्वारा जुड़ी रहती है। तो डाइसल्फाइड बंध इसका दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, IUCN का पूरा नाम लिखिए। तो IUCN का पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ओके, सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। कंप्लीट हो जाता है। अब दोस्तों हम देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6 में से। ओके, प्रश्न क्रमांक 6 में से हम देख लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 6वां है, जनसंख्या विस्फोट के 2 कारण लिखिए। अथवा क्वेश्चन है एमनियोसेंसिटिव क्या है। चलिए देख लेते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए जनसंख्या विस्फोट के कारण जनसंख्या वृद्धि क्यों हो रही है, वो टाइप करके पूरा A to Z आंसर तैयार किया गया है, जिससे आपको दिक्कत ना हो समझने में, और साथ ही जैसे आपको पेपर लिखना है उसी हिसाब से आंसर आपको बताया जा रहा है। ओके, तो जनसंख्या विस्फोट के 2 कारण, तो पहला है कि जन्म दर में क्या है, वृद्धि, और मृत्यु दर में कमी हो रही है। मतलब जनसंख्या जो जन्म दर है वो ज्यादातर बढ़ती जा रही है, लेकिन मृत्यु दर में कमी आ रही है, ये पहला कारण है। दूसरा है प्रजनन दर का क्या उच्च होना। तो ये आपके जनसंख्या वृद्धि के या विस्फोट के कारण। ओके, आगे नेक्स्ट हमारा एमनियोसेंसिटिव पूछा जा रहा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। तो भ्रूणीय विकास जांच करने की एक विधि है। इस विधि में एक सिरिंज की सहायता से भ्रूण के चारों ओर उपस्थित उपद्रव, जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है, की कुछ मात्रा निकाली जाती है, और इसमें उपस्थित कोशिकाओं के अणुसूत्रीय परीक्षण से भ्रूण के किसी अनुवांशिक विकार का पता लगाया जाता है। चूंकि अणुसूत्रीय जांच में भ्रूण के लिंग के बारे में भी सहज जानकारी हो जाती, अतः कुछ लोग इस तकनीक का दुरुपयोग प्रारंभ कर दिया है। इसका प्रयोग कन्या भ्रूण हत्या जैसे घृणित कार्यों के लिए भी किया जाने लगा है। एमनियोसेंसिटिव के बारे में पूरा आपका दिया हुआ है, इतना तो आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न क्रमांक 7वां, मेंडल के प्रभाविता का नियम को स्पष्ट कीजिए। अथवा क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। तो मैं पहले बता चुका हूं, मेंडल के आपके जो 3 नियम है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभियोजन का नियम, तीनों नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों तैयार करके रखना है। इन तीनों में से कोई ना कोई आपसे अक्सर पूछा ही जाता पेपर में। ओके, तो डायग्राम सहित आपको तैयार करके रखना है। देख लेते हैं किस प्रकार से सॉल्यूशन रहने वाला, ये आपका दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन 2 नंबर में, 3 नंबर में भी क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है। ओके, तो मेंडल की वंशागति की प्रभाविता का नियम क्या है, के अनुसार जब एक जोड़ी विप्राय लक्षणों के वाले शुद्ध जीवों में परस्पर क्रॉस कराया जाता है, तो प्रथम पीढ़ी में केवल प्रभावी लक्षण, नाम ही है प्रभाविता का नियम, क्योंकि जो प्रथम पीढ़ी मिलती है उसमें प्रभावी लक्षण हमें दिखाई देते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण पूरी तरह से दब जाते हैं। प्रभावी लक्षण में दिखाई देते हैं, अप्रभावी लक्षण दब जाते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा प्रभाविता का नियम। ओके, इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं। 3 लाइन बिल्कुल सिंपल बताया जा रहा है। फिर उदाहरण के साथ यहाँ समझाया जा रहा है कि जब यह मटर के लाल पुष्प वाले पौधे का क्रॉस सफेद पुष्प वाले पौधों से कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में हमें क्या है, केवल लाल पुष्प वाले पौधे ही उत्पन्न होते हैं। यहाँ लाल रंग क्या है, प्रभावी, व सफेद रंग अप्रभावी हो रहा है, और डायग्राम सब समझाया जाता है। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। तो आगे अथवा क्वेश्चन है अपूर्ण प्रभाविता को स्पष्ट कीजिए। जब किसी जीन में विषम युग्मजों में उत्पन्न लक्षण उस जीन के दोनों विकल्पियों के लिए समयुग्मज में उत्पन्न लक्षण के मध्यवर्ती होता है, तो इस दशा को अपूर्ण प्रभाविता तथा ऐसे विकल्प को अपूर्ण प्रभावी कहते हैं। कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक आपका कौन सा है, 8वां। प्रश्न क्रमांक 8वां हमारा, अब सारी जैव विकास क्या है। अथवा क्वेश्चन पूछे जा रहा है हमारा, वैज्ञानिक मिलन ने जीवन की उत्पत्ति में अपने प्रयोग में किन किन गैसों के मिश्रण का उपयोग किया। ये क्वेश्चन एमपी बोर्ड एग्जाम 2024 में आया था, लेकिन उसमें एक वाक्य ने पूछा गया था भी। ओके, तो आपको क्या है, मिलर का पूरा प्रयोग तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के समय मैंने आपको पूरा समझाया था। ओके, तो आप क्या है, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो वीडियो डाली है सभी को आपको क्वेश्चन को तैयार करके रखना है। पहले हम देख लेते हैं अपराशीय जैव विकास क्या कहलाता है। तो ये दिया हुआ है, अभी इतना सब पूरा नहीं लिखना, ये तो आपको समझ आने की दृष्टि से मैंने लिख दिया है, लेकिन अब 2 नंबर में इतना पूरा नहीं लिखना। कितना लिखना है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। बस आपको यहाँ 2 लाइन यहाँ तक लिखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये केवल आपको लिखना है 2 लाइन में। ओके, क्योंकि 2 नंबर का, अगर लॉन्ग में अगर आता है 3 नंबर में, तब ये इतना है। बाकी समझने की दृष्टि से आपको दिया है, जैसे आपको अपराशी जैव विकास थोड़ा आपका डिफिकल्ट टॉपिक से आपको समझ में आ रहा होगा, इसलिए आपको पूरा समझने की दृष्टि दिया है। बाकी 2 लाइन बताना है। तो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के विकास का क्रम एक बिंदु से शुरू होकर अन्य भौगोलिक क्षेत्रों तक प्रसारित होने को क्या है, अनुकूलित विकर्ण कहते हैं। बस यही आपका आंसर 2 नंबर के लिए आपका क्लियर है। ओके,
इसे अब देखिए अनुकूलित विकर्ण कहें चाहे अवसारी जैव विकास कहें, एक ही बात है, कंफ्यूजन नहीं होना है। बाकी आपको समझाने की दृष्टि पूरा दिया है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, अथवा में हमारा क्वेश्चन है वैज्ञानिक मिलन ने जीवन की उत्पत्ति के लिए जो प्रयोग किया उसमें किन किन गैसों का मिश्रण का प्रयोग किया था। तो देखिए यहाँ कौन कौन सी गैसें ली थी, हाइड्रोजन थी, अमोनिया थी, मीथेन और जलवाष्प, ये मेन थी। ओके, आपका हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, जलवाष्प। बाकी मिलर का पूरा प्रयोग तैयार करके रखिएगा, बिल्कुल सिंपल रहता है, एक बार पढ़ लेते समझ लेते तैयार आपका हो जाएगा। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न 9वां है बायोगैस की घटक गैसों के नाम लिखिए। अथवा में है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, यानी आपसे क्या पूछा जा रहा है, BOD को पूछा जा रहा है। चलिए देख लेते हैं। तो बायोगैस के घटक कौन कौन से हैं, तो बायोगैस के घटक है मीथेन, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका मीथेन घटक में। ओके, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और अमोनिया, ये आपके दिए हुए हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी आपका BOD क्या है, तो ऑक्सीजन की उस मात्रा का सूचित करता है जो 1 लीटर जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के हानिकारक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। इसके द्वारा जल प्रदूषण के स्तर को मापा जाता है। BOD का उपयोग जल प्रदूषण के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। और ये आपका दिया 2 नंबर के हिसाब से बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन की उस मात्रा को सूचित करता है जो 1 लीटर जल में उपस्थित सूक्ष्म जीवों के हानिकारक पदार्थों के अपघटन के लिए आवश्यक होती है। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अभी आपके चैप्टर में आपको पूरा डिटेल से समझाया भी है। ओके, पूरा समझना चाहते हैं चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। देखिए पेपर में कितना लिखना है, 2 नंबर के हिसाब से जितना आपको लिखना है उसी हिसाब से मैंने आपको ये पूरा सॉल्यूशन तैयार किया है। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्न 10वां, जैव विविधता की क्षति के कोई 2 कारण लिखिए। अथवा क्वेश्चन है स्वस्थानीय संरक्षण व स्थानीय संरक्षण में कोई 2 अंतर लिखिए। देख लेते हैं। पहले तो देखते हैं जैव विविधता की क्षति हो रही है, इसके क्या कारण है। तो पहला है आवासीय क्षति तथा विखंडन, दूसरा इनका क्या अति दोहन हो रहा है, और साथ ही क्या विदेशी जातियों द्वारा आक्रमण हो रहा है। तो ये आपके जैव विविधता की क्षति के 2 कारण। अथवा देख लेते हैं स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण में। देखिए स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है कि ये पूरे पारितंत्र का संरक्षण करता है। जब भी हम स्वस्थानीय संरक्षण की बात करें तो यानी पूरे पारितंत्र के संरक्षण की बात करते हैं, बचाव की बात करते हैं। जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में हम किसी एक विशेष प्रजाति की किसी भी प्रजाति विशेष का संरक्षण करते हैं। ओके, स्वस्थानीय संरक्षण में पूरे पारितंत्र का संरक्षण, जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में केवल एक प्रजाति का। ओके, अब एक पारितंत्र में कई प्रकार की प्रजातियां हो सकती हैं, लेकिन बाह्य स्थानीय संरक्षण में हम केवल विशेष प्रजाति का संरक्षण करते हैं। स्वस्थानीय संरक्षण में पूरे पारितंत्र का संरक्षण होता है। अब 2 नंबर का 2 पॉइंट आपको बताना, तो पहला पॉइंट आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट है इसमें जैव विविधता को उसके प्राकृतिक पर्यावरण में संरक्षित करते हैं। ओके, और आपका बाह्य स्थानीय संरक्षण में आपका क्या है, जीव को उसके मूल स्थान से हटाकर अत्यंत्र संरक्षित किया जाता है। देखिए स्वस्थानीय संरक्षण में क्या होता है कि जीव का जो संरक्षण तो होता है, लेकिन उसी के जो प्राकृतिक एरिया में वो रह रहा है, जिस पर्यावरण में वो रह रहा है, उसी पर्यावरण में उसका संरक्षण किया जाएगा। लेकिन जबकि बाह्य स्थानीय संरक्षण में होता है कि उस जहां से उसको खतरा रहता है उसको वहां से हटाकर दूसरी जगह भेज दिया जाता है। ओके, जिस प्रकार से अगर आपको क्या है गांव में अगर आपको लगता है कि बाढ़ आने वाली है, ओके, तो आप उस अपने गांव से आप क्या है चले जाएंगे, पलायन हो जाएंगे, उस शहर में आप आ जाएंगे। ओके, और जहां आपकी बाढ़ नहीं आनी इस सुरक्षित स्थान में चले जाएंगे। तो ये आपका कहलाएगा बाह्य स्थानीय संरक्षण। ओके, इस प्रकार से अपने संरक्षण किस प्रकार से बाह्य स्थानीय संरक्षण किया। जबकि अगर आपको संरक्षण करना अगर बाढ़ आ रही है तो आप उसी गांव में है, लेकिन आप ऐसी कोई मंजिल ढूंढते हैं जिसमें आप क्या है, जिसमें आपको पानी वहां तक ना पहुंच पाए, लेकिन आप अपने संरक्षण तो आपने अपना किया, आपने बचाव तो किया, लेकिन अपने गांव में ही रहकर किया। तो ये इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि आपके स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्य स्थानीय संरक्षण 2 पॉइंट में आपको बता दिया 2 नंबर के हिसाब से सही। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, इसका 11वां, बायोपेटेंट द्वारा बायोपायरेसी को किस प्रकार से रोका जा सकता है। ओके, तो अभी इसका आंसर सब एक ही टाइप से रहने वाला है। अक्सर पूछा जाता है बायोपायरेसी क्या है, इस प्रकार से क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बायोपेटेंट क्या है ये है, और बायोपेटेंट द्वारा बायोपायरेसी को किस प्रकार से रोका जाता है, सब एक ही प्रकार के आपके क्वेश्चन रहने वाले। ओके, सॉल्यूशन में आपको बता देता हूँ। अथवा हमारा क्वेश्चन है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी 2 अनुप्रयोग लिखिए। सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो पहले बायोपेटेंट द्वारा बायोपायरेसी को किस प्रकार से रोका जा सकता है, तो ये आपका पूरा दिया हुआ। अब चाहे बायोपेटेंट क्या है ये क्वेश्चन पूछे आपसे पेपर में, बायोपायरेसी क्या है ये क्वेश्चन पूछे, या बायोपेटेंट द्वारा बायोपायरेसी को किस प्रकार से रोका जा सकता है, इस टाइप से क्वेश्चन है। सभी का आंसर इस टाइप से आपका रहने वाला है। ओके, मतलब एक ही मटेरियल रहने वाला है। पेटेंट किसी भी देश की सरकार द्वारा प्रदान किया गया वह आधिकारिक दस्तावेज है जो किसी भी विशेष संस्था या व्यक्ति को एक अधिकार या विशेष अधिकार प्रदान करता है, जिसके तहत उस व्यक्ति या संस्था के अलावा कोई और अन्य व्यक्ति या संस्था उस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकती। जैसे मेडिकल के क्षेत्र में अक्सर यूज होता है कि कोई जो दवाइयां का निर्माण करती है तो कंपनी क्या है लाखों रुपए खर्च करती है दवाइयों के निर्माण के लिए। ओके, प्रैक्टिकल प्रयोग करती है जब, लेकिन वास्तव में अगर वो सही दवाई बन जाती है तो तुरंत दवाई क्या कर लेती है, पेटेंट करवा लेती है, अपने नाम पर क्या पेटेंट करा लेती है, तो कोई भी और दूसरी कंपनी है उसको क्या कॉपी नहीं कर पाती। तो ये कहलाता है। ओके, इस टाइप से
इसमें यही कहलाता है पेटेंट होना, अक्सर आपने सुना भी उस शब्द को। इस अधिकार के तहत अनेक देशों ने विभिन्न जैविक वस्तुओं व उनके उत्पादों का पेटेंट करा लिया है, क्योंकि इस अधिकार के तहत अनेक देशों ने विभिन्न वस्तुओं को, जैविक वस्तु हैं और उनके उत्पादों का पेटेंट करा लिया है। इसे क्या बायो पेटेंट कहा जाता है। और इसके माध्यम से किसी अन्य व्यक्ति, संस्था या देश द्वारा वायु पायरेसी को रोका जा सकता है। इस प्रकार से हम क्या वायु पायरेसी को रोक सकते हैं, पेटेंट करा लेंगे तो वायु पायरेसी रुक जाएगी। सिंपल आपका दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी दो अनुप्रयोग लिखिए, ये अनुप्रयोग उपयोग लिखिए। पहला है जैव प्रौद्योगिकी की मदद से वांछित गुणों वाली फसलों का उत्पादन संभव हो गया है, मतलब जिस टाइप की फसल चाहिए उस टाइप की फसल उपयोग कर सकते ला सकते हैं, किससे, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग करके। दूसरा है कीट प्रतिरोधी किस्मों का उत्पादन किया जा रहा है, बिल्कुल जा सकता है। सिंपल आपका दिया हुआ है कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी उपयोग। आगे देख लेते हैं प्रश्न क्रमांक 12। तो प्रश्न क्रमांक हमारा 12वां कहता है सहजीविता और सहभोजिता में दो अंतर लिखिए। पहले इसे समझ लेते हैं, फिर इसके अगले वाला मैं आपको आगे बताता हूँ। तो पहले हमारा क्वेश्चन है सहजीविता और सहभोजिता में अंतर। सहजीविता क्या होती है, बहुत सिंपल है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सहजीविता है, इसमें दो जीव साथ साथ जीवन यापन करते हैं, जिसमें दोनों को लाभ होता है तथा किसी को भी हानि नहीं होती है। सहजीविता में क्या होता है, दो जीव हैं साथ साथ जीवन यापन कर रहे हैं, दोनों को प्रॉफिट हो रहा है, लॉस इसमें किसी को भी नहीं होता, लॉस किसी को नहीं हो रहा हो। इस सहजीविता वाले संबंध में केवल प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है, लॉस की कोई भी नहीं होती, क्योंकि कोई भी संभावना नहीं होती, केवल होगा सहजीविता वाले संबंध में तो प्रॉफिट होगा और दोनों जीव साथ साथ जीवन यापन करते हैं। सहभोजिता में क्या होता है, इसमें दो भिन्न जातियों के जीव साथ रहते हैं लेकिन उनके बीच कोई शरीर क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। इसमें एक जीव को लाभ तथा दोनों में से किसी को भी हानि नहीं होती है। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए सहजीविता में जो जो दो जीव हैं दोनों को लाभ होता है, जबकि सहभोजिता में दोनों को लाभ नहीं होता, किसी एक को लाभ होगा, लेकिन जो दूसरा वाला होगा ना उसे लाभ होगा ना उसे हानि होगी। ओके, जैसे उदाहरण के साथ समझ सकते हैं। उदाहरण सहभोजिता का उदाहरण में है पक्षियों का पेड़ों पर घोंसला बनाना। अब पक्षियों का पेड़ों में घोंसला बनाना तो इसमें प्रॉफिट किसका है, जो पक्षी ने घोंसला बनाया तो इसमें प्रॉफिट है, लाभ किसका है, पक्षी का है। लेकिन पेड़ का क्या है ना, पेड़ का इसमें फायदा है ना इसमें पेड़ का घाटा है, कोई नहीं है, पेड़ को इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये कहलाता है सहभोजिता का संबंध, जिसमें दो जीव हैं, दो जीव में से क्या है, एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को ना फायदा हो रहा ना ही हानि हो रही। जबकि सहजीविता वाले संबंध में दोनों को फायदा होता है। ओके, ये रहता है, लेकिन हानि किसी को भी नहीं होती। उदाहरण के लिए सहजीविता उदाहरण है फलीदार पौधों और क्या है राइजोबिया जीवाणु का संबंध, इसमें दोनों को प्रॉफिट होता है। जबकि सहभोजिता में क्या है, उदाहरण है पक्षियों का पेड़ों पर घोंसला बनाना। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है, बस पेपर में इतना ही लिखना, 2 नंबर का है तो 2 हिसाब पॉइंट बता दिया, तुरंत आपको नंबर मिल जाएंगे। ओके, सिंपल लैंग्वेज दिया हुआ है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें हमको क्या है, 3 डायग्राम दिए, 3 पिरामिड दिए हुए। ओके, एक ए बी सी 3 पिरामिड हमको दिए गए। तो हमसे क्वेश्चन 2 प्रकार के पूछे यार। पहला है कि पिरामिड बी और सी की पहचान कर दीजिए, पिरामिड बी किसका है और पिरामिड सी किसका बताया जा रहा है। दूसरे क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जिस आधार पर उपयुक्त पिरामिड का आरेखीय किया गया है उसे लिखिए, मतलब ये किस आधार पर लिया गया है, तो ये क्या है, आयु के आधार पर ये आपका पिरामिड लिए गए। तो आंसर किस प्रकार से लिखना है, पहले जो बी और सी है, देखो जो बी वाला आपका जो पिरामिड है वो घटती हुई जनसंख्या को दिखा रहा है, बी वाले फोकस करिए। देखिए जो नीचे वाला जो देखिए इस प्रकार से इसमें बने हुए खंड, जो नीचे वाला होता है वो आप समझ सकते हैं बच्चों वाला होता है। ओके, बच्चों की संख्या दर्शाता है, उससे ऊपर वाला युवा का, उससे वाला थोड़ा वृद्ध का, इस प्रकार से आप माइंड में रखिए। तो नीचे हमने देखा ये नीचे वाला क्या है, छोटा है। बी वाले में देखिए, बी वाले बस में फोकस करिए अभी, तो बी वाला का जो नीचे वाला हिस्सा है वो छोटा है, यानी जो बच्चों की संख्या है, मतलब जो बच्चों की संख्या है वो कम है। ओके, बच्चों की जब संख्या कम होती है तो वो क्या घटती दर आता है। ओके, यानी क्या जो जनसंख्या है वो क्या घट रही है, तो घटती जनसंख्या को आपको प्रदर्शित करता है, क्योंकि यहाँ क्या बच्चों की संख्या कम है। जब बच्चों की संख्या कम होगी तो जनसंख्या क्या आगे क्या ज्यादा नहीं आ पाएगी, इसलिए वो घटती जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है। अब हम देख ले सी वाले पिरामिड को, सी वाले पिरामिड को है तो आप देखिए ये इक्वल है, नीचे के 2 रो देखिए ये दोनों इक्वल आपको दिख रहे होंगे। तो दोनों अगर इक्वल हैं, इससे हमें क्या पता चलता है कि जो स्थिर जनसंख्या पता चल रही है कि युवा भी एक ही है और जो युवा है और बच्चे हैं दोनों का लगभग एक ही है, इसलिए वो क्या स्थिर जनसंख्या के अंतर्गत आएगा। और ये जो हमारे पिरामिड कौन से प्रकार से हैं, तो इनका आरेखण आयु वितरण के आधार पर किया गया है। तो आंसर किस प्रकार से लिखना है, ऐसे आपका रहने वाला है। तो इनका आंसर किस प्रकार से, पहले का आंसर है कि पिरामिड बी और सी की पहचान बताइए। तो पिरामिड बी है घटती हुई जनसंख्या को दर्शाता है, मैंने बताया किस प्रकार से, क्योंकि नीचे वाला क्या है जो बच्चों के वालों दिखाता है, बच्चों की जब संख्या कम होती है किसी भी एरिया में तो आप कह सकते हैं कि वहाँ की क्या घटती हुई जनसंख्या है। और यहाँ दोनों नीचे वाले इक्वल है, इसलिए क्या है ये स्थिर जनसंख्या को प्रदर्शित कर रहा है आपका पिरामिड सी। फिर ये आपका किस आधार पर लिया गया है, तो ये आपका उपयुक्त पिरामिड का आरेखण आयु वितरण के आधार पर किया गया, बिल्कुल सिंपल है। आगे देख लेते हैं, आगे नेक्स्ट आ जाता है प्रश्न क्रमांक 13। प्रश्न क्रमांक हमारा 13 है, जब एक सामान्य स्त्री का विवाह एक बंधारण पुरुष से होता है तो उस स्त्री से होने वाली संतानों की वर्णता की वंशागति को चित्र द्वारा आपको प्रदर्शित करना है। चलिए इसे देख लेते हैं।
देखिए बंधारण में क्या होता है, जो रोग वाहक कौन होते हैं, एक्स वाला होता है, एक्स आपका गुणसूत्र होता है। तो बंधारण पुरुष एवं समान स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान है, सभी लड़के इसके समान होंगे और पुत्रियां क्या है बंधारण रोग से ग्रस्त ना होकर रोग की वाहक होंगी। ओके, क्योंकि बंधारण रोग का जीन पुत्रियों में XX गुणसूत्र में से केवल एक ही X गुणसूत्र में होना है, इसलिए ये रोग की वाहक होंगी। ये आप थोड़ा समझ लेते हैं, ये डायग्राम के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा। ओके, इसे समझ लेते हैं किस प्रकार से आपका रहने वाला है। देखिए यहाँ आपका मेल हो जाता है, यहाँ आपका फीमेल है। ओके, यहाँ गुणसूत्र हम देख लेते हैं, तो मेल का आपका फीमेल का हो जाएगा XX और मेल का हो जाएगा XY, इस टाइप से। ओके, अब यहाँ जो मेल है जो क्या है बंधारण है, यानी जो X जो आपका ये बंधारण वाला जो रोग है, इसको वाहक कौन होता है, X वाला ही वाहक करता है, बाकी तो कहीं करता नहीं है। अब जो मेल में है तो यहाँ मेल वाले में ये हम कह देते हैं ये वाला। ओके, इस टाइप से X वाला जो क्या है इसमें रोग ग्रसित है। अब यहाँ से हम इसकी जोड़े बनाते हैं। देखिए यहाँ से X मिलता है, तो लेकिन ये वाला X मिला X प्रकार से। ओके, और यहाँ से भी X मिलता है, ये आपका सही वाला X है। ओके, या S थोड़ा S टाइप का बना दिए, इससे समझ में आ जाएगा कि ये वाहक वाला। ओके, फिर सेकंड हम देख लेते हैं, यहाँ से हमें क्या मिलता है, Y मिलता है, और यहाँ से भी हमें क्या मिलेगा, X मिलेगा। फिर हम दोबारा देख लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं, तो यहाँ से फिर यहाँ हमें मिलेगा X, तो X हो गया, फिर ये भी हमें क्या X ही देने वाला है। और एक और हमें मिलने वाला है, जैसे यहाँ से, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से इस बार हमें मिलेगा Y वाले मिलते हैं, और यहाँ से X मिलेगा इस टाइप से। देखिए XY वाला क्या कहलाएगा आपका, यहाँ आपका होगा मेल, यानी ये आपके पुत्र होंगे। ओके, तो पुत्र में तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पुत्र होंगे, वो क्या है बिल्कुल यहाँ स्वस्थ निकलने वाले हैं। लेकिन अब जो है XX मिला, यानी ये है ये आपकी पुत्रियां होने वाली हैं। अब पुत्रियों में हमने जो देखा X वाला गुणसूत्र है, अगर XX है तो ये पुत्रियां हैं आपकी। लेकिन अगर X के दोनों अगर आपके क्या होते हैं, दोनों अगर बंधान वाले आते हैं आपके, ओके, तो ये क्या होता है, ये क्या खुद रोग इनका हो जाता है। ओके, खुद रोग होने वाला कहलाता है। लेकिन एक में है, दोनों में नहीं, एक में है, तो ये क्या है वाहक होंगी। इनका मतलब स्वयं नहीं है, लेकिन इनके होने वाली जो संतान होगी उसमें ये क्या है बंधान रोग हो सकता है, यानी ये वाहक कहलाएंगे। सेम डायग्राम आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये वाले टॉपिक आपको क्या डायग्राम के माध्यम से बिल्कुल आसानी समझ में आ जाएंगे इस टाइप से। इसी बार से हीमोफीलिया वाला भी सेम आपका रहता है, सेम ही बात होती है। डायग्राम से आप किस समझ सकते हैं। ओके, उसमें जो होने वाली संतान होंगी, उसमें जो पुत्र होंगे वो स्वस्थ होंगे, लेकिन जो पुत्रियां होंगी वो क्या है होंगी तो, लेकिन वो वाहक होंगी। ओके, वो खुद रोगग्रस्त नहीं होंगी। नेक्स्ट हमारा अथवा है, प्राय पुरुषों में हीमोफीलिया रोग हो जाता है, लेकिन स्त्रियों की इसकी वाहक होती है, कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए जब भी स्त्रियों में होता है वो कभी इनकी क्या है रोगग्रस्त नहीं होती। ओके, हीमोफीलिया रोगग्रस्त नहीं होती है, हमेशा अगर होंगी तो वाहक होंगी। लेकिन जो पुरुष होते हैं वो हमेशा लगभग हाई चांस होते हैं कि हीमोफीलिया में रोग रहता है। तो क्या रीजन होता है, सिंपल है, जो हीमोफीलिया रोग का जो वाहक होता है वो भी क्या है X वाला वाहक होता है। ओके, इस प्रकार से तो इसका भी किस प्रकार से रहेगा, हीमोफीलिया एक लिंगी सहलग्न अप्रभावी रोग है जो नर शिशु में अप्रभावित वाहक महिलाओं से आता है। वाहक महिलाएं हीमोफीलिया के लिए विषमयुगी XH के ऊपर जो बना हुआ है, यानी क्या X जो है यहाँ वाहक है। ओके, तथा इसमें समान एलील की उपस्थिति में हीमोफीलिया की स्थिति नहीं बनती, क्योंकि यह समान एलील प्रभावी होता है। स्त्रियों के हीमोफीलिया में ग्रस्त होने की संभावना बहुत ही कम होती है, क्योंकि अब स्त्रियों में अगर होना हीमोफीलिया तभी होगा जब इनके दोनों जो XX वाले हैं दोनों क्या है दोनों वाहक हो, यानी XH ऊपर भी लगा हो, दोनों होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कम पॉसिबल है, संभावना होती नहीं है। कब होगा, इस कंडीशन में होगा जब उनकी क्या है माँ भी वाहक हो और पिता खुद हीमोफीलिया ग्रस्त होना चाहिए, तब ये कंडीशन होगा, और इससे बहुत ही कम चांस होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि क्या है जो स्त्रियां होती है वो हमेशा वाहक होंगी, कभी भी रोगग्रस्त नहीं होती हैं, जबकि जो पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त होते हैं। ओके, इसी डायग्राम से आप थोड़ा समझ सकते हैं। डायग्राम तो लगभग सेम ही आपका रहने वाला है। जिसे हम इसी बार से रहने वाला पुत्री की अगर बात करते हैं तो इसमें एक ही X जो X मिलेगा वो रहेगा, और एक रहने पर वाहक होते हैं। अगर दोनों अगर पुत्रियों में क्या होता है अगर X वाहक होते हैं तब यह क्या है आपका माना जाएगा रोगग्रस्त, लेकिन इसमें एक ही रहता है पुत्रियों में, इसलिए हमेशा क्या है वाहक होती हैं स्त्रियां। जबकि अगर पुरुषों की अगर हम बात करते हैं जो मिल रहे हैं तो इसमें अगर एक X है, क्योंकि XY सूत्र होता है तो एक ही X है, और उसमें भी अगर एक ही X में अगर आ जाता है, अक्सर बहुत एक तो आ ही जाता है, इसलिए क्या हो जाते हैं तुरंत क्या है हीमोफीलिया ग्रस्त हो जाते हैं। ओके, इस टाइप से कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा जाता है प्रश्न क्रमांक 14। प्रश्न क्रमांक दोस्तों हमारा 14वां है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा प्रश्न क्रमांक 14वां है, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है, कोई 3 कारण लिखिए। अथवा में है शुक्राणुजनन की क्रियाओं का रेखीय निरूपण कीजिए। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूंगा, अगर दोस्तों आप क्या है क्लास 12 बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, ऑल चैप्टर PDF नोट दिस से, ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर विद सॉल्यूशन के साथ। ओके, साथ ही मॉडल पेपर ये तो रहने वाला, साथ ही और भी आपके 4 से 5 सेट में मॉडल पेपर मिलने वाले हैं। ओके, जो मेरे अकॉर्डिंग रहने वाले हैं, जिससे आप उन्हें बस पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम में हाई स्कोर आप कर लेंगे। ओके, तो कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 44 79 इस दिए व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हो, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। प्रॉपर MP बोर्ड एग्जाम 2025 की आपकी प्रॉपर तैयारी हो जाएगी, PDF मटेरियल रहेगा, कम समय दोस्तों आप क्या अच्छी तैयारी कर पाएंगे।
तो क्वेश्चन हमारा, माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा क्यों माना जाता है? 3 कारणों को बताना, 3 पॉइंट में दिया हुआ है। पहला है, मानव दुग्ध एक निर्जीव वाणु का घोल होता है जिसमें बसीय अम्ल, लैक्टोज, अमीनो अम्ल, खनिज, विटामिन तथा जल पाया जाता है। दूसरा है, यह शिशु के लिए पाचन, मस्तिष्क विकास तथा वृद्धि के लिए सर्वथा उपयुक्त होता है। इसमें उपस्थित अनेक प्रकार की श्वेत रक्त कणिकाएं जैसे न्यूट्रोफिल्स और वैध बच्चाणु शिशु जठराग्नि नाल में उपस्थित रोगाणु भक्षक करते हैं। तीसरा हमारा कारण है कि बी लिम्फोसाइट से प्लाज्मा कोशिकाओं रोगाणु विशिष्ट प्रतिजैविक उत्पन्न करती हैं तथा टी लिम्फोसाइट रोगाणुओं को मारने का कार्य करती हैं। इसलिए माँ के दूध को नवजात शिशु के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। ये 3 कारण दिए हुए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है, तैयार करके रखना है। अथवा दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, शुक्राणु जनन की क्रियाओं का रेखीय निरूपण कीजिए। क्वेश्चन में हमसे क्या है, रेखीय निरूपण करने के लिए कहा है। रेखीय निरूपण यानी केवल डायग्राम बनाना है। ओके, तो आपका इस 3 नंबर क्वेश्चन है, तो आपका केवल अगर पेपर में यही क्वेश्चन आता है कि शुक्राणु जनन का क्रियाओं का रेखीय निरूपण कीजिए, ओके, या अंडाणु जनन का रेखीय क्रिया का निरूपण कीजिए, ओके, तो ये तो आपका शुक्राणु जनन के लिए दिया हुआ है। तो शुक्राणु जनन के लिए और आप अपनी तरफ से अंडाणु जनन कर लीजिएगा। चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ने में मैंने आपको बता भी था। ओके, तो डायग्राम बस आपको सीख लेना अच्छे से, डायग्राम बस आपको तैयार करके रखना है। ये आपका डायग्राम रहने वाला है। ये आपका दिया है शुक्राणु जनन की क्रिया का रेखीय निरूपण। ओके, अब यहाँ मैंने आपको थोड़ा डिटेल भी दे दिया है, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में 4 नंबर बन जाता है, या आपसे कहा यही लिख दिया जाए समझाइए, ओके, थोड़ा बहुत आपको समझाइए, तो ये समझाने की दृष्टि से मैंने आपको ये पूरा दिया हुआ शुक्राणु जनन की अवस्थाओं के बारे में समझाया जा रहा है। तो इसे भी आपको तैयार करके रखना है। ओके, स्किप नहीं करने से भी आपको तैयार करके रखना है, इसलिए मैंने आपको ये दिया हुआ है। क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर आ जाता है कि समझा कर क्या है, डायग्राम सहित बताइए, मतलब डायग्राम सहित बनाना है और आपको समझाना भी है। तो फिर आपको क्या है, कुछ ये पॉइंट आपको तैयार करके रखने हैं। बाकी आपका डायग्राम इस प्रकार से रहने वाला। ये आपका पूरा दिया था शुक्राणु जनन की क्रियाएं के बारे में। ओके, क्रियाओं का रेखीय निरूपण। इसी बार से आपको अंडाणु जनन का भी तैयार करके रखिए, वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में आपको अंतर भी तैयार करके रखना है। ओके, ये आपको बीच में बताते जा रहा हूँ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट हो जाता है। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्नांक 15 है, बाह्य मल क्या है, यह हमारे लिए हानिकारक क्यों है, इसके 3 कारण आपको लिखने हैं। चलिए देख लेते हैं। तो प्रतिदिन नगरों एवं शहरों में बहने वाले व्यर्थ जल को क्या बाहित मल कहते हैं। जो भी हमारा जो गंदा पानी होता है नॉर्मल क्या है, जो घरों से और शहरों से नालियों, घरों से और शहरों की नालियों से जो गंदा पानी मतलब निकलता रहता है, वही बाहित मल कहलाता है। ओके, अर्थात घरों, उद्योगों, अस्पतालों, कार्यालयों और अन्य उपयोगों के बाद प्रवाहित किए जाने वाले अवशिष्ट जल को क्या कहा जाता है, बाहित मल कहते हैं। ये जल में घुलकर उसे बेसैला बना देते हैं, मतलब गंदा पानी जो हमारा निकलता है, ओके, वही क्या है, यहाँ बाहित मल कहलाता है। ये जल में घुलकर क्या है, उसे बेसैला बना देते हैं, जिससे क्या है, जलीय जीवन को खतरे में पड़ जाता है। ओके, अब कितना गंदा पानी रहता है तो जलीय जीवन तो खतरा में पड़ने ही वाला है। अनुपचारित बाहित मल में अनेक ऐसे अपशिष्ट होते हैं जो विषैले होते हैं, जिन्हें नदियों और समुद्र में विसर्जित करने से जल के जनित रोगों के फैलने की संभावना बढ़ जाती है तथा इसमें कार्बनिक पदार्थों की बड़ी मात्रा तथा सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जो अधिकांश रोग के जनिय होते हैं, जिनसे क्या रोग फैलता है। इसलिए बाहित मल हमारे लिए हानिप्रद है। सिंपल, ये तो आपको क्या है, ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ते ही आपको क्या समझ में आ गया होगा। ओके, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि बस एक बार पढ़ लीजिए काम हो जाता है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं जिनमें आपको मेहनत करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस बार से पूछा जा रहा है कि 3 सूक्ष्म जीवों की सूची नीचे दी गई। ये देखिए ABC, ये हमें क्या दिए हैं, सूक्ष्म जीव दे रहे हैं, 3 सूक्ष्म जीव बताए गए हैं। तो क्या पूछा जा रहा है कि प्रत्येक द्वारा उत्पादित एक उत्पाद के नाम तथा उपयोग लिखिए। इनके द्वारा कौन कौन सा उत्पाद बनता है, मतलब इन सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके हम कौन कौन से उत्पाद बनाते हैं वो आपको बताना है, और जो उत्पाद बनाते हैं उनका उपयोग हम डेली लाइफ में, ओके, दैनिक जीवन में किस प्रकार से करते हैं वो पूछा जा रहा है। सिंपल है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो पहला हमारा है आपका स्पोरिलियल नाइगर। ओके, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है सिट्रिक अम्ल को बनाने के लिए। सूक्ष्म जीव का उपयोग किसमें किया जाता है, सिट्रिक अम्ल बनाने के लिए, याद रखना है। अब सिट्रिक अम्ल का उपयोग किसमें करते हैं, तो भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है, साथ ही सौंदर्य प्रसाधनों के परीक्षण में भी परिरक्षक के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेकेंड हमारा सूक्ष्म जीव है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। इसका क्या बनाने के लिए किया जाता है, क्या उत्पादित होता है, तो साइक्लोरोस्पोरिन ए बनाने के लिए जाता है। अब इसका उपयोग क्या है, इसका उपयोग अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक कारक के रूप में किया जाता है। अंग प्रतिरोपण में प्रतिरक्षा निरोधक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। फिर तीसरा हमारा सूक्ष्म जीव है मोनासस परप्यूरस अस। अब ये क्या, इससे क्या होता है, स्टेटिन मिलता है। ओके, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, रक्त कोलेस्ट्रॉल
को कम करने वाले कारक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। कंप्लीट हो जाता है, सिंपल है, थोड़ा याद करना पड़ेगा, ये थोड़ा आपका फैक्ट वाला क्वेश्चन है। ओके, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 16वां है, जौ भार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का होता है, उदाहरण के साथ आपको समझाना है। अथवा में हमारा खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में अंतर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है और मैंने आपको इंपॉर्टेंट में भी समझाया था। ये वाला थोड़ा हम देख लेते हैं। क्या है, जौ भार का पिरामिड होता है वो सीधा उल्टा दोनों प्रकार से होता है, तो इसको थोड़ा आपको समझाना है। तो आंसर इस प्रकार से आपको लिखना है जिस प्रकार से दिया हुआ 3 नंबर के हिसाब से पर्याप्त है, उसी हिसाब से आपको लिखना है। या ऐसा पिरामिड जिसके द्वारा किसी पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादकों के विभिन्न स्तरों के उपभोक्ताओं के जीवन भार के संबंध का बोध हो, जीवन भार का पिरामिड कहलाता है। ओके, जीव भार का पिरामिड कहलाता है। उपभोक्ताओं के जीव भार का हमें क्या है, संबंध का बोध होता है, जीव भार पिरामिड कहलाता है। ये 2 लाइन बताया गया कि जीव भार पिरामिड क्या है। अब जीव भार के पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार से हो सकता है। अब हो सकता है तो इसे इस उदाहरण के साथ आपको समझाना भी है, तो उदाहरण के साथ समझाया जा रहा है। पहला कि घास के मैदान एवं फसल वाले खेत में पिरामिड का आधार पर जीव भार अधिक होता है, क्योंकि जैसे जैसे हम सिर की तरफ बढ़ते जाएंगे जीवों की संख्या क्या है, कम होने से क्या है, जीव भार भी क्या है, क्रमशः कम हो जाता है। तथा हमें जीव के भार का क्या है, सीधा पिरामिड होगा, क्योंकि पहले नीचे सबसे ज्यादा होगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, तो ऐसे में क्या इस बार से पिरामिड मिलेगा जो कि क्या है, सीधा पिरामिड है हमारा। तो ये हमें एग्जांपल देख लीजिए, ये जो आपके 2 लाइन में समझाया जा रहा है ये आपका सीधा पिरामिड का बताया गया। अब हमें क्या है, ये आपको सीधा पिरामिड मिल जाता है। इसके विपरीत हमें क्या उल्टा पिरामिड भी यहाँ बताना है। तो इसके विपरीत जलीय पर पारिस्थितिक तंत्र जैसे तालाब में उत्पादकों का भार उनके खाने वाले शाकाहारी मछलियों से क्या कम होता है, बड़ी मांसाहारी मछलियों का भार सबसे अधिक होता है। इस प्रकार जीव भार का उल्टा पिरामिड होता है। ओके, इसमें सबसे बड़ी मछलियां, फिर उससे कम वाले, उसी के हिसाब से होता है। इसलिए हमें क्या है, अगर हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र में देखते हैं तो इसका पिरामिड हमें जैव भार पिरामिड का हमें उल्टा मिलेगा। इसके 2 उदाहरणों के हम माध्यम से बता सकते हैं कि जो जैव भार पिरामिड होता है वो क्या है, उल्टा और सीधा दोनों प्रकार से होता है। सिंपल है, कंप्लीट हो जाता है। खाद्य जाल और खाद्य श्रृंखला में अंतर देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद होना चाहिए। फूड चेन और फूड वेव में अंतर। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित रहती है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। जीवों की श्रृंखला जो क्या खाद्य के आधार पर, भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित होती है, खाद्य श्रृंखला। खाद्य जाल, विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को मिलकर क्या बनता है, खाद्य जाल का निर्माण होता है। आगे पॉइंट देख लेते हैं। इसमें विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ता, अपघटनकर्ता और उत्पादक भाग लेते हैं, जबकि ओके इसमें खाद्य श्रृंखला में, और इसमें अनेकों जीव समुदाय के उपभोक्ता तथा अपघटनकर्ता भाग लेते हैं। तो ये आपका खाद्य जाल में, इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। आपका खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है, और जबकि खाद्य जाल में इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। कंप्लीट हो जाता है। आगे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है प्रश्नांक 17। यहाँ से 4 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं। डीएनए पैकेजिंग को स्पष्ट करते हुए इसकी कोई 3 विशेषताएं लिखिए। अथवा क्वेश्चन है प्रोटीन निर्माण की अनुलेखन क्रिया का आरेखी निरूपण कीजिए, मतलब केवल डायग्राम आपको बनाना है। ओके, देख लेते हैं। डीएनए पैकेजिंग को आपको स्पष्ट करते हुए इसकी 3 विशेषताएं लिखनी है। तो पहले तो आपको बताना है डीएनए पैकेजिंग क्या है। ओके, देखिए डीएनए की पैकेजिंग यानी नाम ही से आप छुआ, डीएनए का क्या है, पूरा पैक करना है। क्योंकि डीएनए की जो लंबाई होती है 2.2 मीटर तक होती है। आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा लंबा आपका डीएनए आपका रहता है, लेकिन उसको क्या है एकदम छोटे रूप में हो जाता है। तो उसकी इतनी बेहतरीन तरीके से उसकी पैकेजिंग की जाती है। तो डीएनए की क्या है, इतनी बेहतरीन तरीके से जो पैकेजिंग की जाती है वही डीएनए पैकेजिंग कहलाती है। अब लिखना किस प्रकार से कि डीएनए पैकेजिंग मनुष्य की कायिकी कोशिकाओं में उपस्थित 46 क्रोमोसोम कि डीएनए की कुल लंबाई लगभग 2.2 मीटर होती है। डीएनए की विशिष्ट पैकेजिंग के कारण ही इतना लंबा डीएनए अणु के कुल 5 नैनोमीटर व्यास के केंद्रक में समा जाता है। 5 नैनो, सोच सकते हैं 5 नैनोमीटर का जो व्यास होता है उसमें ये पूरा 2.2 मीटर वाला लंबा पूरा समा जाता है। मतलब इतनी अच्छी से पैकेजिंग की जाती है, और डीएनए की इसी पैकेजिंग को डीएनए पैकेजिंग कहते हैं। तो ये 2 लाइन में आपको समझाया जा रहा है डीएनए पैकेजिंग। अब इसकी आपको विशेषता बतानी है, तो ये आपकी विशेषताएं भी दी हुई है। सबसे पहले दोस्तों आप इस डायग्राम का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका डायग्राम दिया हुआ है, इसका फाइल पास्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका डीएनए पैकेजिंग का पूरा डायग्राम है। तो डायग्राम बनाना इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप इंटरनेट से भी और अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अब इसकी आपको विशेषता पूछिए, तो ये आपकी 3 विशेषताएं दी हुई है। तो ये आपकी 3 विशेषता दी हुई है, क्रम से दोस्तों आपको तैयार करके रखना है। जैसे इसमें पूरा ये जो पूरा ये आपका लिखा हुआ है पूरा आपके डायग्राम पर बेस्ड है। ओके, तो डायग्राम को थोड़ा आप देखकर आपको इस चीजों को समझ के रखना है। डीएनए पैकेजिंग के बारे में पूरा डिटेल से आपको टॉपिक दिए हुए हैं, तैयार करके रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपका दिया हुआ अलग से मैं आपको इसी वीडियो बनाकर पूरा आपको प्रॉपर समझा दूंगा। ओके, अब ये डायग्राम लेकर आपको पूरा इसमें समझना पड़ेगा। ये हमारा क्या है, हो जाता है कंप्लीट। एक बार देख लीजिए अपनी तरफ से। आगे देख लेते हैं हम।
नेक्स्ट हमारा है कि प्रोटीन निर्माण की अनुलेखन क्रिया का आरेखी निरूपण कीजिए। अब केवल डायग्राम बस कहा जा रहा है, भले 4 नंबर के लिए डायग्राम बस है, तो डायग्राम इस प्रकार से आपका रहने वाला। प्रोटीन निर्माण की अनुलेखन क्रिया का जो आपकी आरेखीय निरूपण है इस प्रकार से रहने वाला है। लेकिन इस टॉपिक को आपको समझकर इसको भी रख लीजिएगा, क्योंकि आपको हो सकता है कि आप क्या है बोर्ड एग्जाम क्या है इसकी थ्योरी भी आ सकती है, तो इसको आपको समझ के रखना है। अब मैं आपको यहाँ डायग्राम कहा है तो इस प्रकार से आपका डायग्राम रहने वाला है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्नांक 20वां है, द्विनिषेचन एवं तिल संलयन की क्रिया को स्पष्ट कीजिए। अथवा क्वेश्चन है असंग जनन को स्पष्ट करते हुए इसके 2 महत्व लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ द्विनिषेचन और तीसल्यन, बाकी द्विनिषेचन में आपका तीसल्यन हो जाता है, बाकी फिर भी मैंने आपको अलग से पूरा टॉपिक दिया हुआ है। इतने में आपका पूरा इस द्विनिषेचन तीसल्यन वाला पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। क्योंकि पुष्पीय पौधों की पराग नलिका में प्रजनन केंद्रक या प्रजनन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण होता है। निषेचन के दौरान एक नर युग्मक अंड या मादा युग्मक से संयोजन कर युग्मनज यानी जायगोट बनाता है तथा दूसरा जो नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से सहयोग करके त्रिगुणित केंद्रक बनाता है जो भ्रूण कोश का निर्माण करता है। इस प्रकार दोनों नर युग्मक निषेचन क्रिया में भाग लेते हैं और इस क्रिया को द्विनिषेचन या तीसल्यन कहते हैं। तीसल्यन में क्यों होता है आपका इसमें, क्योंकि इसमें जो भाग ले रहे हैं 2 नर युग्मक भाग ले रहे हैं। ओके, बाकी त्रिसल्यन को भी इस विषय से यहाँ बताया जा रहा है, तो आपका दिया हुआ है, तैयार करके आपको रख लेना है। पूरा डिटेल से आपको इसे समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। इसलिए बात अथवा पूछा जा रहा है, असंग जनन को स्पष्ट करते हुए 2 महत्व लिखिए। टॉपिक को मैंने अभी समझाया आपके, तो ये आप चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो में जाइए, कम से 200 डिटेल से यहाँ समझा है। ओके, तो जाकर क्रम से देख लीजिएगा। 12th बायोलॉजी 2025 के नाम से प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट पे जाकर देख लीजिए। कुछ आपके लास्ट के 2-3 चैप्टर रह गए, उनके भी हम क्या जल्दी मैं आपको कवर करा दूंगा। असंग जनन को स्पष्ट करना है आपको। तो असंग जनन कभी कभी पौधों में असंयुग्मन अथवा अर्धसूत्री विभाजन नहीं होते तथा इनकी अनुपस्थिति में नए पौधे का निर्माण हो जाता है। इस क्रिया को असंगजनन कहते हैं, जैसे घास और आस्टेसिया। इसमें क्या हो रहा है आपका, तो असंगजनन हमारा क्या है, इसमें क्या होता है कभी कभी पौधों में क्या अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है और उसके अर्धसूत्री के विभाजन के बिना नए पौधों का निर्माण होने लगता है, तो वही हमारी क्रिया क्या है, असंगजनन कहलाती है। महत्व पूछे यार 2 महत्व बताना, तो पहला महत्व है बागवानी एवं कृषि विज्ञान में असंगजनन का बहुत ही महत्वपूर्ण है स्थान है। दूसरा है असंगजनन में गुणसूत्रों का विसंयोजन एवं पुनः संयोजन नहीं किया जाता है, अर्थात इस विधि द्वारा पौधों के लाभदायक गुणों की अनिश्चित काल तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इसकी क्या है आपके असंगजनन के महत्व दिए गए हैं। 2 कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है प्रश्नांक 19वां। प्रश्नांक 19वां है, मनुष्य में जीवाणु द्वारा फैलने वाले किन्हीं 4 रोगों के नाम लिखिए। नाम लिख के आपको कारक भी बताना है और एक लक्षण भी लिखना है। देख लेते हैं किस प्रकार से रहने वाला। पहले तो आपको क्या है रोग बताना है, रोग का नाम बताना है, और रोग है वो किस जीवाणु द्वारा फैलता है तो जीवाणु का नाम बताना है, फिर उसका लक्षण भी बताना है। सिंपल है, ये वाला क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। देखिए पहला हैजा है, तो हैजा किसके द्वारा फैलता है, जीवाणु का नाम क्या है, तो विब्रियो कॉलेरी द्वारा। याद भी करिएगा, ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। तो हैजा आपका विब्रियो कॉलेरी द्वारा होता है। अब लक्षण क्या है, जब हैजा हो जाए तो बार-बार क्या उल्टी और दस्त होती है। ओके, दूसरा है निमोनिया। निमोनिया का अगर हम पूछें तो हो जाएगा आपका डिप्कोकोकस निमोनी द्वारा, ये इसका जीवाणु का नाम है। लक्षण क्या है, निमोनिया में सर्दी जुकाम सांस लेने में तकलीफ ये होता है। तीसरा है हमारा टीबी, तो टीबी माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरक्लोसिस जीवाणु द्वारा होता है। लक्षण है सीने में दर्द तथा सांस लेने में तकलीफ। चौथा है टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी द्वारा होता है, ये जीवाणु का नाम है। लक्षण है पूरे शरीर में तीव्र दर्द के साथ उल्टी चक्कर सिर दर्द और खांसी होती है। जिस प्रकार से दिया हुआ सिंपल इसी बार से लिखना है। इस टाइप से क्वेश्चन आता है 4 नंबर फिक्स हो जाएंगे। आगे देख लेते हैं। अथवा हमारा इसी क्वेश्चन है कि सक्रिय एवं निष्क्रिय प्रतिरक्षा में कोई 4 अंतर लिखिए। देख लेते हैं, इस प्रकार से आपका आंसर रहने वाला है सक्रिय प्रतिरक्षा और निष्क्रिय प्रतिरक्षा। सक्रिय प्रतिरक्षा क्या है, संक्रमण होने पर अथवा टीके द्वारा प्रतिरक्षियों का विकास व्यक्ति के शरीर में ही होता है। सक्रिय प्रतिरक्षा में क्या किया जाता है कि प्रतिरक्षा का मतलब क्या है कि आपके शरीर में क्या है एंटीबॉडी तैयार करना। ओके, तो एंटीबॉडी अगर आपको तैयार करने के लिए शरीर में आपको एक टीका लगा दिया जाएगा, तो टीका में जो भी आपके जीवाणु जाएंगे वो आपके शरीर में ही क्या मजबूत होंगे और एंटीबॉडी का आपके शरीर में बॉडी का निर्माण करेंगे, एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है कि किसी अन्य पृष्ठधारी जंतु के शरीर में विकसित प्रतिरक्षियों को मनुष्य के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है कि जो एंटीबॉडी का निर्माण किया जाता है तो वो मनुष्य के शरीर में नहीं होकर अन्य जीवों के शरीर में क्या है पहले से निर्माण कर लिया जाता है, फिर वहां से निकालकर आपके शरीर में क्या है डाले जाते हैं। तो इस प्रकार से तो इस सक्रिय प्रतिरक्षा के तंत्र में जो एंटीबॉडी का निर्माण क्या है मनुष्य के अंदर ही होता है, स्वयं होता है, जबकि यहाँ निष्क्रिय प्रतिरक्षा में डायरेक्ट बना बनाया आपको एंटीबॉडी मिल जाता है।
फिर दूसरा पॉइंट है, इस प्रकार का प्रतिरक्षा के विकास होने में क्या समय लगता है? क्यों समय लगता है? क्योंकि ये हमारे शरीर में जाएंगे, कुछ समय लेंगे और धीरे धीरे क्या विकास करेंगे। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा में क्या होता है, तैयार एंटीबॉडी प्राप्त होने के कारण निष्क्रिय प्रतिरक्षा तुरंत प्रभावी हो जाता है, क्योंकि यहाँ बना बनाए एंटीबॉडी मिलती है, यहाँ बनी बनाई एंटीबॉडी मिलती है, इसलिए हमारे लिए क्या है, तुरंत हमारे शरीर में क्या काम करने लगती है और प्रभावी हो जाती है। सक्रिय प्रतिरक्षा इसका जो प्रभाव होता है वो दीर्घकालीन होता है, ओके। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा का प्रभाव क्या होता है, यह प्रतिरक्षा अधिक समय तक क्या प्रभावी नहीं रहती है, क्योंकि यह क्या दूसरों से इंजेक्ट की गई है, तो अपने शरीर में जब निर्माण होता है अपने बॉडी के अकॉर्डिंग निर्माण होता है, ओके। तो इसलिए क्या है, ज्यादा समय तक नहीं चल पाती है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, ओके। सक्रिय प्रतिरक्षा दीर्घकालीन होती है। चौथा है, यह निरापद या हानि रहित प्रतिरक्षा प्रक्रिया होती है। इसमें हानिकारक नहीं रहेगी, ओके। इसमें आपको हानि नहीं करेगी सक्रिय प्रतिरक्षा। जबकि निष्क्रिय प्रतिरक्षा अन्य जीव की एंटीबॉडी प्राप्त की जाती है, अतः ये कभी कभार क्या प्रतिक्रिया हो सकती है, ओके। इसलिए कभी कभार क्या रिएक्शन कर सकती है, क्योंकि यह दूसरे जीवों में पहले एंटीबॉडी तैयार की गई है, फिर आपको लगाई गई है, तो इसमें जो एंटीबॉडी के जो गुण होंगे वो दूसरे जीव के अनुसार होंगे, ना कि आपकी बॉडी के अनुसार। इसलिए कभी कभार क्या है, ये रिएक्शन भी कर जाती है, ओके। ये फायदेमंद कभी नहीं होती, जरूरी नहीं है कि आपको फायदा ही कर जाए, ओके। आपको नुकसान भी हो सकता है, लेकिन जो आपकी सक्रिय प्रतिरक्षा है ये आपकी क्या है, हानि रहित होती है। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 20 में आ जाता है। लास्ट क्वेश्चन है कि आपको ये पीसीआर ये चित्र दिया हुआ है, मतलब पीसीआर का पूरा डायग्राम है आपका, ओके। इसमें सही तरीके से नहीं है, लेकिन पीसीआर का ऊपर दिया हुआ है। तो पीसीआर के चरणों के नाम लिखिए, उनका वर्णन कीजिए और एवं इसके कोई 3 उपयोग लिखिए। सिंपल है, यानी आपको पीसीआर का पूरा वर्णन करना है। बोर्ड एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि 2-3 बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर समझाते समय मैंने आपको समझाया था, पीसीआर के बारे में पूरा देख लेते हैं क्या होता है। पूरा मतलब सीधे आपको पीसीआर के बारे में पूरा लिख देना है, याद करके रखना है। ये किस प्रकार से आपको मटेरियल रहने वाला है, ये मैं आपको दिया भी था, नोट्स में भी तैयार करके रखना है। पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया, जैसे क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन भी कहते हैं पीसीआर। पॉली मतलब एक से अधिक मरीज यानी बनना, अर्थात एक सिंगल डीएनए के बहुत सी डीएनए कॉपी तैयार करने की कार्य पीसीआर कहलाता है। मेन आपका पीसीआर यही है कि एक सिंगल डीएनए की बहुत सारी डुप्लीकेट डीएनए बनाना, तैयार करने की जो सिस्टम होता है वही हमारा पीसीआर है, ओके। इलेक्ट्रोफोरेंसिस द्वारा अलग किए गए जीन व डीएनए खंड को पीसीआर विधि से बड़े कम समय में क्या है, अनेक डुप्लीकेट तैयार की जाती है। इसकी खोज किसने की थी? 1985 में कैरी मुलिस ने की थी, ओके। और पीसीआर मशीन का नाम क्या है? थर्मासाइक्लर है। ये ऑब्जेक्ट की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, इसलिए ये मैंने पॉइंट यहाँ जोड़ दिए हैं। अब यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के बारे में पूरा समझाया जा रहा है। पूरा अच्छे से समझना चाहते हैं, चैप्टर वाइज चैप्टर इंपॉर्टेंट बताया है, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा, ओके। पूरा यह जीन को क्या संख्या बढ़ाने के लिए एक अत्यंत और सही उपयोगी है, यानी जीन की संख्या बढ़ानी है, डुप्लीकेट बनाते जाएंगे, बहुत ज़्यादा सरल विधि रहती है। इसमें डीएनए अणु का डिच्युएशंस, दोनों स्टैंड को अलग होना, और आपका है रिजुएशंस, यानी दोनों पृथक स्टैंड का जुड़ना क्षमता का उपयोग किया जाता है। मतलब 2 ही सिस्टम इसमें काम करते हैं। तो ये पूरी विधि है 2 ही शब्दों पर आधारित, एक आपका डीनेचुरेशन और दूसरा है रिजुएशन, ओके। समझ लेते हैं। अब इसमें जो डायग्राम दिया, ये बुक ये जो डायग्राम दिया हुआ है बुक वाला टाइप का आपका डायग्राम है पीसीआर का, ओके। तो ये अब जैसे पेपर में अगर आपको बनाना है तो इस प्रकार से क्वेश्चन नहीं है, तो सीधे पेपर में क्वेश्चन आएगा पीसीआर का पूरा वर्णन कीजिए, ओके, चित्र सहित वर्णन कीजिए। अब चित्र बनाना पड़ेगा, तो ये तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट इस प्रकार से नहीं बन पाएगा। तो इसका जो ईजी लैंग्वेज तरीका है ये मैंने आपको बता दोगे, तो ये आपका ये सीख लीजिएगा, ये बिल्कुल सिंपल है। आप ये आप तुरंत एग्जाम में बना पाएंगे, एग्जाम में उस टाइप का मुश्किल हो जाएगा, तो ये आपको बनाना है, सेम वही आपका सिस्टम। तो इसमें होता क्या है, इसको समझ लीजिए, ओके। इसमें आपका क्या होता है कि देखो, डीएनए को 72 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर इसके दोनों स्टैंड पृथक हो जाते हैं। इस घटना को क्या है, डीनेचुरेशन कहते हैं। मतलब देखो डीएनए होता है, डीएनए में क्या है, 2 आपके क्या होती है, श्रृंखलाएं होती हैं, 2 श्रृंखलाएं होती हैं। जब इसे हम क्या है 72 डिग्री में गर्म करते हैं तो ये दोनों श्रृंखलाएं टूट जाती हैं। टूटने की इसी क्रिया को हम क्या है, डीनेचुरेशन कहते हैं। ये टूट कर देख सकते हैं, पूरा डायग्राम इसी बार से बना हुआ है। तो ये 2 स्टैंड है, अब क्या है, अलग अलग 2 स्टैंड बन गए, ओके। अब अलग अलग स्टैंड बन गए। इसके बाद देख लेते हैं, इस प्रकार प्राप्त डीएनए के दोनों स्टैंड्स को टेम्पलेट के तरह कार्य करते हैं, जो टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति में डीएनए का द्विगुणन करते हैं। अब इसके इन दोनों स्टैंडों क्या है, टैग पॉलीमरेज की उपस्थिति में इनसे क्रिया कराई जाएगी। जैसे टैग पॉलीमरेज से क्रिया कराई जाती है, ये तुरंत इसमें क्या द्विगुणन होता है। एक स्टैंड क्या है, एक स्टैंड में द्विगुणन होता है, और द्विगुणन होने से क्या है, एक स्टैंड अपने आप दूसरा अपना क्या बना लेता है, दूसरा स्टैंड आपको तैयार कर लेता है, ओके। इसी बार से दूसरा वाला भी करेगा, तो एक से क्या है 2 प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद फिर क्या किया जाता है, ओके, द्विगुणन की होता है। यह एंजाइम थर्मस, यहाँ आपका थर्मस, ओके, थर्मस एक्टोलिकस नामक हो जाएगा थर्मोफिलिक जीवाणु से प्राप्त किया जाता है। मतलब ये तो एक्स्ट्रा लाइन लिख दी गई है, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट पूछा जाता है कि जो आपका टैग पॉलीमरेज है कहाँ से प्राप्त किया जाता है एंजाइम, तो थर्मस एक्टिवेस नामक से किया जाता है। इस प्रकार डीएनए अणु का अथवा जीन के 2 डीएनए अणु तथा जीन प्राप्त हो जाते हैं। यह क्रिया अपने इच्छानुसार
अनेक बार दोहराई जा सकती है, जितना चाहे आप कर सकते हैं। 2 से 4, 4 से आपका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, 8 से 16 इस प्रकार से चलती है, जिसके फलस्वरूप एक ही जीन्स के असंख्य प्रतिलिपि, जितना चाहे उतनी आप क्या इसकी फोटोकॉपी निकाल सकते हैं। वह क्रिया जिसके द्वारा वांछित डीएनए खंड को पर्याप्त मात्रा में प्राप्त किए जाते हैं पीसीआर कहलाती है। सिंपल आपका दिया हुआ है। इस विधि द्वारा प्रयोगशालीय परिस्थितियों में क्या है वांछित जीन की 1 अरब प्रतियों तक प्राप्त की जा सकती है। क्या होता है एक बार शॉर्ट में समझ लीजिए, ये डायग्राम रहने वाला है। ओके, इसमें क्या किया जाता है आपका डीएनए अणु लिया जाएगा, जिसमें आपको पता है डीएनए में क्या होते हैं 2 श्रृंखलाएं होती है, 2 स्टैंड होते हैं। जब इनका क्या है 72 डिग्री पर इस डीएनए को गर्म करेंगे, टूट जाएगा, ये अलग अलग श्रृंखला में टूट जाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं डीनेचुरेशन बोलते हैं। डीनेचुरेशन हो जाएगा, अलग अलग स्टैंड में टूट जाएगा। टैग पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति कराई जाएगी, तो इसमें क्या हो जाएगा इस टैग पॉलीमरेज एंजाइम की उपस्थिति में ये क्या है द्विगुणन होने लगता है। इन दोनों अलग अलग स्टैंड में द्विगुणन होने लगता है और ये एक स्टैंड 2 स्टैंड बन जाता है द्विगुणन के फलस्वरूप। बस ये हमारा क्या है एक से हमने क्या है देखिए दो डीएनए के अणु प्राप्त कर लिए। अब 2 से इसी प्रकार से हम क्या है 4 अणु प्राप्त कर सकते हैं, ये दिखाया जा रहा है। ओके, सिंपल है, आई होप आप समझ गए होंगे पीसीआर। इसके बाद अथवा में हमारा इसका क्वेश्चन है क्लोनिंग संवाहक की कोई 4 विशेषताएं लिखते हुए किन्हीं 2 क्लोनिंग संवाहक के बारे में लिखिए। क्लोनिंग संवाहक के बारे में पूछा जा रहा है। पहले तो क्लोनिंग संवाहक के आपको विशेषता का है या लक्षण का है, एक ही बात आपकी रहने वाली है, तो ये आपके दिया है, क्रम से आपको तैयार कर लेना है। जैसे पहला है वाहक का मापा छोटा होना चाहिए तथा इसमें प्रतिकृति उद्गम स्थल तथा एक प्रतिबंध एंडोन्यूक्लियस तथा 1 या 2 अनुवांशिक चिन्ह होने चाहिए जिसके रूपांतरित अतिथ्य कोशिकाओं को आसानी से पहचाना जा सके। ओके, इसको थोड़ा सा और अच्छे समझ के देखिएगा, थोड़ा आपका डिफिकल्ट टॉपिक इस नॉर्मल तरीके से समझ में नहीं आएगा। ओके, शॉर्ट में यहाँ दिया हुआ है। दूसरा, इसका पृथक्करण तथा शोधन सरल एवं सुविधाजनक होता है। ये सभी आपके क्लोनिंग संवाहन या वाहक के आपके क्या है विशेषताएं दी हुई या लक्षण का है, एक ही बात। ओके, वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसके सफलतापूर्वक आतिथ्य कोशिकाओं में सन्निवेशन किया जा सके, अर्थात वेक्टर का आतिथ्य कोशिकाओं में रूपांतरण एवं परिणमन सुगम होना चाहिए। चौथा है इसकी प्रतिक्रिया आतिथ्य कोशिकाओं की प्रतिकृति से स्वतंत्र होनी चाहिए। तो ये आपके दिए हुए हैं लक्षण, कंप्लीट हो जाता है। साथ ही अंग है क्लोनिंग संवाहन प्लाज्मिड तथा जीवाणु भोजियों का उपयोग क्लोनिंग संवाहन के रूप में किया जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको बायोलॉजी के सभी क्वेश्चन को दोस्तों मैंने आपको क्या है समझा दिया है, बता दिया है। ओके, बाकी दोस्तों आप क्या है अभी बोर्ड एग्जाम एमपी बोर्ड एग्जाम 2025 की प्रॉपर रूप से तैयारी करना चाहते हैं अनुराग साड़ी क्लासेस के क्लास 12 बायोलॉजी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स को ज्वाइन करने के लिए 90 39 53 479 दिए व्हाट्सएप में मैसेज करके कोर्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्लीट आपको मटेरियल मिल जाएगा और प्रॉपर तैयारी हो जाएगी। ओके, आई होप वीडियो पसंद है लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही दोस्तों टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।